रिलेटिव वाला एक क्वेश्चन और दिया था मैंने बनाने के लिए, जिसमें ओवरटेक था। आप लोगों ने कोशिश की था ना, ए बी सी, जिसमें ए बीच में था, बी इसको ओवरटेक करना चाहता है। एक क्वेश्चन क्या था ना हमने, जिसमें ये ए था बीच में, इस साइड बी था, इस साइड सी था, ये इस वेलोसिटी से जा रहा था, ये कोई वेलोसिटी से, ये कोई वेलोसिटी से। किसी ने ट्राई किया इस क्वेश्चन को? कोई भी नहीं? नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना अच्छा क्वेश्चन है वो। तो चलिए आज से हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन। अभी तक के हम लोगों ने पढ़ा था मोशन इन वन डायमेंशन। आप लोग के एनसीईआरटी में इसमें एक और चीज लिखता है इसको, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जो हमने पढ़ा था मोशन इन वन डायमेंशन। तो देखो, मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब क्या है कि अगर आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में देख रहे हैं ना किसी पाथ को, तो कोई एक ही कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो रहा है तो वो मोशन इन वन डायमेंशन कहलाता है। जैसे कि ये वाला क्या हो जाएगा, मोशन इन वन डायमेंशन, क्योंकि इसमें क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज दिख रहा है। इसमें आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट में आपको चेंज दिख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मोशन इन वन डायमेंशन। लेकिन ये क्या हो जाएगा, मोशन इन, अरे बोलो ना, ये भी मोशन इन वन डायमेंशन है। क्यों वन डायमेंशन है? क्योंकि हम चाहें तो इस फ्रेम को थोड़ा सा ऐसा टिल्ट कर लेंगे। अगर इस फ्रेम को हमने टिल्ट कर लिया तो देखो ये थोड़ा सा इस टाइप का हो जाएगा, तो देखो इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मोशन इन वन डायमेंशन में। तो हम लोगों को एक ही चीज याद रखनी है, अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तो वो मोशन इन वन डायमेंशन है। अगर स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ भी है, कुछ भी, तो वो क्या हो जाएगा, मोशन इन टू डायमेंशन या मोशन इन प्लेन। क्योंकि टू डायमेंशन से मिलके क्या बनता है, प्लेन बनता है। ये बोर्ड क्या है, एक टू डायमेंशनल बॉडी है ये। तो इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको दिख रहा है। तो ये टू डायमेंशनल कोई भी बॉडी होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। तो अब हमारा जो मोशन होने वाला है वो प्लेन में होने वाला है। अभी तक क्या हम कैसे क्वेश्चन करते थे कि एक बॉडी है, वो किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी यू से इस डायरेक्शन में जा रही है। यू क्या होता था, इनिशियल वेलोसिटी। टाइम टी के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है वी। वी को हम क्या कहते थे, इसे फाइनल वेलोसिटी नहीं कहेंगे हम, इसे क्या कहेंगे, वेलोसिटी आफ्टर टी सेकेंड। क्योंकि हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। देखो, टाइम की वैल्यू 2 सेकंड रखोगे तो आपको वेलोसिटी एट 2 सेकंड पता चलेगी। टी की वैल्यू 5 रखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, वेलोसिटी एट 5 सेकंड। तो u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या होता है, वेलोसिटी एट टी सेकंड। क्योंकि फॉर्मूले में देखो टी दिख रहा है, आपको जिस भी टाइम का वेलोसिटी पूछेगा आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। तो u पता चल गया हमको, v पता चल गया। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में ही मोशन होता था। इवन हमने मोशन ड्यू टू जो ग्रेविटी पढ़ा था, कि कोई बॉडी ऊपर जा रही है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाती थी, और उसी स्ट्रेट लाइन में वो वापस नीचे आती थी। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बॉडी ऐसे ऊपर गई तो एक लाइन इसने फॉलो की, उसके बाद वापस भी आई तो देखो इसने एक लाइन को ही फॉलो किया, एक लीनियर पाथ था। अब हमको क्या करना है कि अब हमने जो ऑब्जेक्ट है उसको ऐसे नहीं फेंका। अगर मान लो एक फुटबॉल को आप किक मारते हैं, तो फुटबॉल सीधी सीधी ऊपर नहीं जाती है। फुटबॉल क्या करती है, ऐसा एक पाथ बनाती है। हमें इस पाथ का भी नाम नहीं पता, लेकिन कुछ इस तरीके का पाथ बनाती है। या कभी आप पत्थर फेंकते हो या कभी बॉल फेंकते हो तो उसका एक अलग टाइप का पाथ बनता है। अभी तक के हमने जो पाथ पढ़ा था वैसे स्ट्रेट लाइन में था, लेकिन अभी हमको एक ऐसा पाथ देखने मिलेगा। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं। और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वो मोशन इन वन डायमेंशन हो ही नहीं सकता। मैंने क्या बताया था, मोशन इन वन डायमेंशन मतलब एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगी। यहाँ पे हमको स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही है, यानी कि ये मोशन इन वन डायमेंशन नहीं है। तो ये मोशन इन टू डायमेंशन का केस होता है। वैसे तो मोशन इन थ्री डायमेंशन भी होता है, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे एडवांस होते जाएंगे। तो अभी हम मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ा, अभी हम मोशन इन प्लेन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लिखिएगा इसके बारे में कुछ शब्द। इफ टू कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड, हेडिंग डाल देना, टू डायमेंशनल मोशन या मोशन इन 2D या मोशन इन प्लेन, ये तीनों एक ही चीज है। इफ टू कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड, आइए, if two coordinates are required to specify the position of the object,
to specify the position of the object in space changes with respect to time, then it is called two-dimensional motion. Full stop. Next line. In such a motion, the object moves in a plane. तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे ना ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। अगर हमारी बॉडी जो है उसने कुछ ऐसा पाथ फॉलो किया है, तो इसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं दो पॉइंट्स के ऊपर। एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट हमारा ये है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। यहां पे देखो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, x1। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है, y1। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, x2। और यहाँ पे क्या है, y कोऑर्डिनेट y2। तो देखो इनिशियल उसकी पोजीशन हम बता सकते हैं x1 y1, और उसकी थोड़ी देर बाद टाइम t के बाद उसकी जो पोजीशन है वो क्या है, x2 y2। तो आप देख सकते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स में टाइम के साथ चेंजेस आ रहे हैं। भाई अगर आपने इसको फेंका है तो इसने यहां से यहां तक के पहुंचने के लिए कुछ टाइम लिया होगा। तो जब टाइम के साथ दोनों कोऑर्डिनेट्स में चेंज होते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, मोशन इन टू डायमेंशंस। अगर बॉडी को हमने फेंका होता, मान लीजिए ये एक बुलेट है और ये इस डायरेक्शन में जा रही है एकदम स्ट्रेट लाइन, तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज होता टाइम के साथ। यहां पे पहुंचती तो हम उसको बोलते हैं x1, यहां पे पहुंचती तो उसको बोलते हैं x2। तो चेंज इन वन डायमेंशन ओनली, तो ये क्या हो जाता है, मोशन इन वन डायमेंशन। इसके y एक्सिस में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो टाइम के साथ x में भी चेंज हुआ और टाइम के साथ y में भी चेंज हुआ। तो इसी को हम क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल मोशन। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मोशन है और मोशन में क्या होता है, पोजीशन चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर एक गाड़ी यहाँ पे है थोड़ी देर बाद भी वहीं पे है, तो आप बोलेंगे क्या उसमें मोशन हुआ है, नहीं। टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज होना चाहिए, और हम पोजीशन को क्या बोलते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब ये टू डायमेंशनल मोशन में दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, लिखिएगा नेक्स्ट। प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे चैप्टर की। इसमें कुछ चीजें हम लोगों को समझनी है और कुछ चीज समझने के बाद याद कर लेनी है। जैसे कि आप लोगों ने याद कर लिया है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आपने एक बार समझ लिया होगा बचपन में। अब हमें समझने की जरूरत नहीं, हमने याद कर लिया है। तो एक बार मैं आपको समझा रहा हूं, इसके बाद हम लोग बार बार वही चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे, हम उसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मान लो कोई एक बच्चा किसी स्टोन को फेंकता है या फुटबॉल पे किक मारता है, तो उस फुटबॉल का या उस स्टोन का जो पाथ होगा वो कुछ इस तरीके का पाथ होगा। क्या इस बात को आप मानते हैं? उसने ग्राउंड से किक किया और ये जो स्टोन या बॉल है वापस से वो ग्राउंड पे ही आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। इसको मैं डिफाइन करवा दूंगा कि पैराबोलिक पाथ क्या होता है, लेकिन हमको पता है कि अगर वो फुटबॉल पे किक मारेगा तो वो कुछ इस तरीके का पाथ को फॉलो करेगी। अब देखो इसके ना आपको तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको समझना है। सबसे पहला पॉइंट, जहां पे उसने किक मारा, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट नंबर ए। उसके बाद जहां पे जाके बॉल गिरेगी वो हो जाएगा पॉइंट नंबर सी, और इन दोनों के बीचों बीच एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जब बॉल सबसे ऊपर है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, पॉइंट नंबर बी। बस आपको इन तीनों पॉइंट्स के बारे में कुछ चीजें जाननी है, समझनी है, और उसके बाद उसको याद कर लेना है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, यहां पे असलरेशन किसके कारण मिलेगा? यहां पे तो आपने किक मार दिया, फोर्स यहीं पे लगा था, इसके बाद क्या आप वो इसको पैर मारते 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 यहां तक के ले जा रहा है? नहीं, उसने सिर्फ एक बार किक मारी, यहां पे किक मारी और उसके बाद वो हट गया। अब बाकी का जो असलरेशन है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? अर्थ। असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ इसको अपनी तरफ खींचती है। तो
तो यहाँ पे असलरेशन सिर्फ और सिर्फ किसके कारण है? ग्रेविटी के कारण है। और असलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा डाउनवर्ड, हमेशा। अर्थ हमेशा बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, चाहे बॉडी ऊपर जाए तो भी नीचे खींचेगी, और अगर बॉडी नीचे आ रही है ना तो भी उसको खींचेगी हमेशा। तो भाई असलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा नीचे है, और हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि कोई भी डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ दिखा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? माइनस। चाहे वो वेलोसिटी हो तो माइनस, अगर वो असलरेशन हो तो भी माइनस, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो तो भी वो माइनस। तो मैं हर जगह ना माइनस जी लिखने वाला हूं, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे, यहां पे आपको अगर वेलोसिटी देखना है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन था ये, इसने यहां से मतलब स्टार्ट जो लिया ना, इसने एक थीटा एंगल पे स्टार्ट लिया। आप किक मारेंगे तो भाई बॉल ऐसे नीचे नीचे तो नहीं जाएगी, अगर आपने एक एंगल पे किक मारा है, बॉल एक सर्टेन एंगल बनाती हुई ऐसी जाएगी। तो स्टार्टिंग में जो एंगल था ना उसी को मैंने क्या नाम दे दिया? थीटा। और स्टार्टिंग की जो इसकी वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी कितनी थी? यू। अब देखो यहां से चीजें कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाती हैं। हम एक चीज जानते हैं कि अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है तो इसे हम कहेंगे फोर्स सिंपली। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है तो इसे भी हम कहेंगे फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लेकिन अगर मान लो जो फोर्स है वो किसी एक एंगल पे लगे, ये फोर्स जो है ना हॉरिजॉन्टल से बना रहा है एंगल थीटा, तो कोई भी फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, दुनिया की कोई भी चीज अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से किसी एक एंगल पे होती है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट ले लेते हैं ताकि हमारी स्टडी इजी हो जाए। जैसे कि सर डिस्प्लेसमेंट के लिए बताइए आप, तो भाई एक बॉडी यहां पे थी, थोड़ी देर बाद वो बॉडी यहां पे पहुंच गई, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ? बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ ऐसा। लेकिन मुझे ना ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या किया कि भैया ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में ये कितनी चली है बॉडी? इतना चली। वाई एक्सिस में कितना चली है बॉडी? इतना चली। तो एक्स एक्सिस में इतना चली, वाई एक्सिस में इतना चली, बोलने से क्या है, चीजें सिंप्लीफाई हो जाती है। यहाँ पे अब आप इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हो, मान लो 5 3। अगर किसी को निकालना होगा ना कि बॉडी ने एग्जैक्टली कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, तो देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें पाइथागोरस लगा देगा वो। ये कितना हो जाएगा? 5। ये कितना हो जाएगा? 3। तो देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट का यूज किया कि नहीं आपने? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट से चीजों को समझना बड़ा आसान हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी का भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे और एक वेलोसिटी का एक वर्टिकल कंपोनेंट। और एक कंपोनेंट लेना बड़ा आसान है। जो भी चीज यहाँ पे किसी खास एंगल पे है पहले उसका नाम लिखो, और जिस एक्सिस से वो एंगल थीटा बना रही है उसमें क्या लिख दो? कॉस थीटा, एफ इंटू कॉस थीटा। तो यहां वाला क्या हो जाएगा इसका कंपोनेंट? एफ इंटू साइन थीटा। सब बच्चे जानते हैं। अगर यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर मान लीजिए ये यहां से एंगल बना रही है वेलोसिटी v, यहां से एंगल है 5, तो यहां पे मैं क्या लिख दूं उसका कंपोनेंट? v साइन पाई, क्योंकि जहां से एंगल नहीं बनता उसको हम साइन कहते हैं, जहां से एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉस कहते हैं। तो ये v कॉस फाई और ये v साइन फाई हो जाएगा। तो भाई इसने ना तो हॉरिजॉन्टल से है ना तो वर्टिकल से, इन दोनों के बीच में है। जिससे भी एंगल बनाएगा तो इसका नाम लिख के कॉस थीटा बना दूंगा, और जिससे एंगल नहीं बन रहा है उसमें इसी को लिख के इसके साथ साइन थीटा लगा दूंगा। तो यहाँ पे देखो ये वेलोसिटी जो है क्या हॉरिजॉन्टल है? ना। क्या वर्टिकल है? नहीं। ये तो किसी एक एंगल थीटा पे है। तो क्या इसके दो कंपोनेंट आएंगे? बिल्कुल आएंगे, इसके दो कंपोनेंट आने वाले हैं। वो दोनों कंपोनेंट को हम यहाँ पे अभी ड्रॉ कर लेते हैं। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा ना उसे मैं कहूंगा यू एक्स, और जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा उसे मैं कहूंगा यू वाई। तो यहां पे देखो, यहाँ दो कंपोनेंट आने वाले हैं। एक कंपोनेंट होगा ये, इसे मैं कहूंगा यू एक्स, मतलब यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? यू कॉस थीटा। वेरी गुड। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना उसको मैं कहूंगा क्या? यू वाई, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? यू साइन थीटा। क्या है, इतना बड़ा लिखने से अच्छा ना मैं यू एक्स यू वाई आगे चल के लिख दिया करूंगा। तो देखो अगर मैं आपसे बोलूं यू एक्स तो आप इसका क्या मतलब समझेंगे? इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर मैं आपसे कहूं यू वाई,
आपको पता है u से हम क्या रिप्रेजेंट करते थे हमेशा, इनिशियल वेलोसिटी। अगर u लिखा हुआ है तो आप इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे, अगर उसके साथ में x लिखा हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिख दूं थोड़ी देर के बाद कहीं पे vx, तो इससे आप क्या मतलब समझेंगे? फाइनल नहीं, क्या बताया था मैंने? वेलोसिटी इन x डायरेक्शन आफ्टर t टाइम, आफ्टर टाइम t। अगर मैंने आपको लिख दिया वी वाई, तो आप क्या बोलेंगे? वेलोसिटी इन y डायरेक्शन आफ्टर टाइम t। हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे ये क्या होता था? ये होता था इनिशियल वेलोसिटी, और ये v क्या होता था? वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। t सेकेंड्स के बाद इसकी कितनी वेलोसिटी होने वाली है? इनिशियल वेलोसिटी तो फिक्स रहती थी कि शुरुआत में कितनी वेलोसिटी थी, लेकिन ये वेलोसिटी ना टाइम के साथ चेंज होते जा रही है। टाइम 10 सेकंड होगा तो ये कुछ और होगी, 50 सेकंड होगा तो कुछ और होगी। तो देखो, यू एक्स से क्या मतलब समझते हैं बच्चे? हाँ, सब लोग लाउडली बोलो, मुझे सुनाई देना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। बाद में बहुत कंफ्यूजन होता है। यू वाई क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। वी एक्स इज इक्वल टू, फाइनल वर्ड यूज नहीं करना है। हाँ, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन आफ्टर टाइम टी। वैसे ही वी वाई क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आफ्टर टाइम टी। तो ये चीजें हमको याद रहनी चाहिए, आगे चल के यू एक्स वी एक्स ये सब कुछ बहुत होने वाला है। तो हमने पहले से यहाँ पे क्लियर कर लिया कि कौन सी चीज क्या है। तो यहाँ पे देखो, अब ये जो बॉडी है ऐसे करके यहां से लेके यहां तक के ये मूव कर रही है। अब आप देखो कि किसी भी टाइम के ऊपर इसकी दो वेलोसिटी है, एक है एक्स डायरेक्शन में और एक है वाई डायरेक्शन में। क्योंकि बॉडी जो है देखो ऊपर नीचे भी हो रही है, यहां जा रही है तो ऊपर हो रही है, यहां जा रही है तो नीचे हो रही है। मतलब बॉडी में वाई डायरेक्शन में तो मोशन है ही, और एक्स डायरेक्शन में भी देखो बॉडी हमेशा आगे की तरफ जा रही है। तो पता है, आप देखोगे जब यहां से लेके यहां तक के, एक बात बताओ, इस डायरेक्शन में कोई असलरेशन है क्या? कोई असलरेशन नहीं है, कोई इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा रहा है। यानी कि, और असलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जब असलरेशन की वैल्यू जीरो है तो चेंज इन लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहां से लेके यहां तक के में इसकी ये वाली जो वेलोसिटी है ना एक्स डायरेक्शन में, ये कभी चेंज नहीं होने वाली। जितनी यहां पे है, ये गिरते समय भी इसकी लीनियर वेलोसिटी उतनी ही होगी। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई असलरेशन नहीं है। लेकिन देखो बॉडी जो है धीरे धीरे ऊपर जाती है, इसकी स्पीड ना कम होने लगती है। एक ऐसा टाइम आता है जब बॉडी ना एक जगह पे पहुंच के रुक जाती है, इसकी वेलोसिटी जीरो। लेकिन अभी हॉरिजॉन्टल तो है ही, तो देखो उस आगे तो बढ़ती रहेगी, अब उसकी वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में चालू हो जाती है और बॉडी थोड़ी देर के बाद नीचे आ जाती है। तो अगर इसका आप लोग डायग्राम बनाओ, मैं आपको यहाँ पे अगर रफ वैल्यू दे दूं कि यहाँ पे ये वाली जो वेलोसिटी थी ये थी 5, और ये वाली जो वेलोसिटी थी ये भी थी 5। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 5 ही रहेगी। मैंने बताया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आना है। क्यों चेंज नहीं आना है सर? क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई असलरेशन ही नहीं है। एक्चुअली वहां पे भी वेलोसिटी कम होती है क्योंकि एयर के कारण रेजिस्टेंस आता है। लेकिन हम आइडियल केस लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे कोई एयर नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस डायरेक्शन में कोई असलरेशन तो है ही नहीं, ना तो कोई ग्रेविटी एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में। ग्रेविटी तो हमेशा इस डायरेक्शन में एक्ट करती है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली। अगर ये 5 है तो ये भी कितनी होगी? 5। गिरते समय भी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी इसकी? 5। बीच में किसी एक पॉइंट पे कितनी होगी? 5। यहाँ पे बीच में किसी एक पॉइंट पे कितनी होगी? 5। लेकिन देखो वर्टिकल वेलोसिटी, स्टार्टिंग में ये दोनों 5-5 थी, थोड़ी देर के बाद ये हो जाएगी पता है कितनी? 3। थोड़ी देर के बाद ये तो 5 है, ये हो जाएगी कितनी? 2। थोड़ी देर के बाद ये तो अभी भी 5 है, ये हो जाएगी 1।
ये 5 है, और ये पता है कितनी हो जाएगी वर्टिकल वेलोसिटी 0। अगर वर्टिकल वेलोसिटी 0 नहीं होती, ऊपर जाने वाली वेलोसिटी, तो ये तो ऊपर जाते ही रहता, पर ये जाके रुकता है और अपोजिट डायरेक्शन में आना शुरू करता है। तो वेलोसिटी धीरे 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 कम होती है, उसके बाद इसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में टर्न हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे से अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है। तो आपने इनिशियली फोर्स देके इसको भेज तो दिया था, ये जा रहा था, लेकिन अर्थ खींच रही है, कब तक जाएगा ऊपर? एक समय के बाद ये जाके वहां पे स्टिल हो जाता है और फिर नीचे आना शुरू कर देता है। तो देखो यहाँ पे भी, अब वापस ही अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे देखो, ये तो अभी भी 5 है, यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 5। और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वर्टिकल वेलोसिटी -1। वेरी गुड भाई। अब देखो वेलोसिटी नीचे की तरफ आ रही है वर्टिकल वाली, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? -1। यहाँ पे ये अभी भी 5 है, और ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, और यहाँ पे ये पहुंच के हो जाएगा कितना? -5। तो डायग्राम हमको एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए कि देखो हॉरिजॉन्टल वाली जो वेलोसिटी है ना, वो हमेशा कांस्टेंट है, सेम। लेकिन वर्टिकल वाली वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है, वहां पे मैक्सिमम है, यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या है? 0। अगर वर्टिकल वेलोसिटी होती तो ये तो ऊपर जाता, पर वहां जाके देखो ये ऐसे वापस नीचे आ गया। क्या इतना याद रहेगा? अगर आपको इतना याद रहेगा तो फिर आपको और कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब आप फॉर्मूले डिराइव कर लोगे, सब आप खुद से कर सकते हो। तो यही है हमारा क्या? पैराबोलिक पाथ या मोशन इन टू डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, तो चलो इसके बारे में लिखते हैं। क्या वहां पे ना बहुत सारी कंडीशन अप्लाई होनी करनी पड़ती है। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होना पड़ेगा। अगर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ना जाए सैटेलाइट, तो वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। mr ओमेगा स्क्वायर, अगर ओमेगा उसका करेक्ट नहीं दिए तो वो नीचे गिर जाएगा। लिखेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी क्या है? मोशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लेकिन ये 2 डायमेंशन में है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? 1 डायमेंशन में। अब 2 डायमेंशन में मोशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, अ पार्टिकल थ्रोन इन स्पेस, a particle thrown in space which moves under the effect of gravity alone. Gravity alone called projectile, is called projectile, and its motion is called projectile motion, and its motion is called projectile motion. एग्जाम्पल में लिख लेना, अ फुटबॉल किक्ड बाय प्लेयर। डायग्राम यहाँ पे ये वाला बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितने होंगे ये बताओ मुझे? 0 0। यहाँ पे 0 0। यहाँ पे क्या 0 होने वाला है? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में तो आगे गई है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होने वाला है क्योंकि हाइट नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होने वाला है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट की कुछ वैल्यू मिल रही है। जैसे ऐसा होता है ना, कंपटीशन करते हैं, चल दोनों में से कौन कितनी दूर पत्थर फेंक सकता है। तो एक ने 100 मीटर फेंका, एक ने 200 मीटर फेंका। तो जो डिस्टेंस होती है ना, कितना दूर तक के इसने कवर किया हॉरिजॉन्टली, उसी को हम क्या कहते हैं? रेंज। देखते हैं इसकी रेंज कितनी है। जैसे कि
जो जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जो फेंका था जेवलियन, उन्होंने कितना ज्यादा फेंका था, 87 मीटर अराउंड फेंका था, तो वो उनकी रेंज हो गई, कितना दूर जाके भाला गिरा, तो ये हो जाता है रेंज। अच्छा देखो यहाँ पे बॉडी जो है एक मैक्सिमम हाइट भी अचीव कर रही है। जैसे आम तोड़ना होता है तो पत्थर को ऊपर भी तो जाना चाहिए, कोई बच्चा फेंकेगा तो उतना ऊपर जाएगा ही नहीं। यहाँ पे देखो मैक्सिमम हाइट कहाँ पे अचीव कर रहा है, सेंटर पे। और उस सेंटर की एक खास बात बताइए, वहां पे क्या जीरो है, वी वाई जीरो है। क्या वहां पे वेलोसिटी जीरो है, नहीं, वहां पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे देखो ये जो मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा उसे हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे, और जितना दूर वो जाएगा उसे हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लिखिएगा। अच्छा एक बात बताओ, एक्स डायरेक्शन की हम बात करते हैं, एक्स डायरेक्शन, ये लिखा मैंने तो क्या लिखा, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। अगर मैंने ये लिखा तो क्या क्या शो कर रहा है ये, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन आफ्टर टाइम टी। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सबको याद आ रहा है। एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है यू एक्स, वी सॉरी एक्स डायरेक्शन में टाइम टी के बाद जो वेलोसिटी होगी वो होगी वी एक्स। अच्छा बताओ एक्स डायरेक्शन में असेलरेशन कितना है, इस डायरेक्शन में असेलरेशन कितना है, जीरो। कोई ढकेल रहा है क्या इस डायरेक्शन में, अरे इस डायरेक्शन में तो अर्थ खींच रही है, क्या इस डायरेक्शन में कोई खींच रहा है क्या, आपने एक बार मार दिया तो मार दिया उसको पैर, अब वो जितना दूर जाना है उतना दूर ही जाएगा। यहां से बैठे बैठे आप सोच के क्या उसको चेंज कर सकते हैं, नहीं। तो इनिशियली आपने जो फोर्स दे दिया था ना, खत्म। अब उसकी जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि असेलरेशन कुछ है ही नहीं। कब चेंज हो सकती है पता है, अगर पीछे से कोई हवा का झोंका आ जाए, तभी उसको क्या मिलेगा, एक फोर्स मिलेगा। फोर्स क्या होता है, मास इंटू असेलरेशन, असेलरेशन आएगा तभी वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे तो हवा हवा कुछ है ही नहीं, तो इसका एक्स डायरेक्शन में असेलरेशन कितना है, जीरो। इस चीज को दिमाग में बिठा लो, एक्स डायरेक्शन में असेलरेशन की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो पता है कभी भी इसकी वेलोसिटी देखोगे ना तो आपको यू एक्स ही मिलने वाली है, क्योंकि यू एक्स प्लस हाफ ए टी जैसी करोगे ना तो ए की वैल्यू होती है जीरो, तो वी एक्स इज इक्वल टू आपको हमेशा मिलेगा यू एक्स के बराबर। लेकिन देखो अगर अब मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूं, यानी कि वाई डायरेक्शन की, अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूं, अगर मैंने यू वाई लिखा तो ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। अगर मैंने लिखा वी वाई, ये क्या होता है, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आफ्टर टाइम टी। और सारे बच्चों को फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो u प्लस ए टी, यू वाई लिखेंगे हम लोग। भाई जो तुम वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन निकाल रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी भी वाई डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, प्लस असलरेशन इन वाई डायरेक्शन लेना पड़ेगा। एक्स डायरेक्शन का असलरेशन तो जीरो है, लेकिन वाई डायरेक्शन में कुछ असलरेशन है। और कितना असलरेशन है, माइनस जी, क्योंकि असलरेशन हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और वो असलेशन किसके कारण होगा, ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम ए की जगह पे हमेशा क्या लिखेंगे, माइनस जी। और देखो ये यू वाई था, तो यहां से हम लिख सकते हैं वी वाई इज इक्वल टू माइनस जी टी। तो यहां पे किसी भी पॉइंट के लिए जो वेलोसिटी होगी, देखो वाई डायरेक्शन की और एक्स डायरेक्शन की मैं अभी से लिख देता हूं, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी यही होने वाली है हमेशा। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स हमेशा। लेकिन यहां पे वी वाई इज इक्वल टू क्या होने वाला है, यू वाई माइनस जी टी। तो फॉर्मूला वही वाला था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। असलरेशन की जगह हम मैंने माइनस जी लिखा, क्योंकि डायरेक्शन उसकी हमेशा डाउनवर्ड है। और इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, यू वाई। तो देखो ये फॉर्मूले आने शुरू हो गए हैं, इसको लिखते चलो साथ में।
और देखो अगर पूछे यू एक्स क्या है तो यू कॉस थीटा, यू वाई क्या है तो यू साइन थीटा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट लिखिएगा। अब देखो सबसे पहला हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने वाले हैं ग्राउंड टू ग्राउंड, यानी कि आप खुद जमीन पे खड़े हैं और जमीन पे खड़े होकर आपने कोई प्रोजेक्टाइल मोशन किया तो वो भी क्या है, जमीन पे आ जाएगा। थोड़ी देर के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि किसी बिल्डिंग से आपने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका तो उसका प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होगा। या तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कि सामने एक बॉल है, आप उसके सामने खड़े हैं और आपने अपने हाथ से एक बॉल फेंकी, अब उसका प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा। तो ये तीन अलग अलग केस पढ़ने हैं हमको। सबसे सिंपल वाला केस पहले ये वाला उठाते हैं, इसको हम कहते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। क्योंकि आप ग्राउंड पे खड़े हैं, आपने ग्राउंड से फेंका और वापस से वो ग्राउंड पे रिसीव हो रहा है, लेकिन किसी दूसरे पॉइंट पे। लिखिएगा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। Ground to ground projection. The projectile motion can be considered. The projectile motion can be considered as two mutually perpendicular. As two mutually perpendicular motion. तो यहां हमको ना एक मोशन कभी नहीं दिखना चाहिए, हमको दो मोशन दिखने चाहिए। एक जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है और एक जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है। जब हम पतंग उड़ाते हैं थोड़ी देर के बाद पतंग हमसे दूर भी चली जाती है और जमीन से ऊपर भी चली जाती है। उसने हॉरिजॉन्टल मोशन तो किया ही है, साथ ही साथ वर्टिकल मोशन भी किया है। मोशन इन प्लेन आप हमेशा दो मोशंस में देखेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। लिखिएगा टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर मोशंस which are independent of each other, which are independent of each other. नेक्स्ट स्लाइड में लिखना that is projectile motion is equals to horizontal motion plus vertical motion. ये हम वेक्टर के जैसे इसको ट्रीट करने वाले हैं। याद आ रहा है 5i प्लस 3j, यानी एक्स डायरेक्शन में 3 चला, वाई डायरेक्शन में 5 चला, तो हम इसको वेक्टर जैसे ट्रीट करेंगे। देखो इस चैप्टर में आपका जो पहला पोर्शन था वो था वेक्टर, जिसको हमने पहले ही कवर कर लिया है। तो ये यूनिट का कम से कम 25 to 30% हो चुका है। फॉर्मूले याद करके आ जाना कि दो दो वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या होता है, ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है। हो गया इतना। अब लिखिएगा हॉरिजॉन्टल मोशन। नेक्स्ट टॉपिक है हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, यू एक्स। एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल मोशन में हमेशा एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है। ये चीजें इस बार लिख रहे हैं हम लोग, इसके बाद फिर कभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ये पहली चीज लिखी हमने। दूसरी चीज, तीसरी चीज लिखो एट टाइम टी, स्मॉल टी, एट टाइम टी कॉमा एक्स कोऑर्डिनेट, कैपिटल एक्स लिखना, एक्स कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा हूं और मैंने टोटल 5 सेकंड तक की मूवमेंट की, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। 10 मीटर पर सेकंड से मैंने 5 सेकंड तक की मूवमेंट की है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 50। अरे इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोला करो ना। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। देखो मीटर पर सेकंड से सेकंड मल्टीप्लाई होगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो ऐसा करके हमने क्या किया, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई किया तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिला।
स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। वैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखो हमको पता है कि यहां से लेके यहां तक के में इसकी ये वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली। चेंज हो रही है क्या? बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये टाइम टी के बाद कहां होगा, तो आप क्या करेंगे, यू एक्स में आप टी का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये वाली वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना यार, 1 सेकंड बाद अगर वो यहां होगा तो 2 सेकंड बाद यहाँ, 3 सेकंड के बाद यहाँ, 4 सेकंड के बाद यहाँ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बॉडी जो है वो एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, तो आप बोलना टाइम बताओ, कितने टाइम के बाद बताएं। मैं कहूंगा 5 सेकंड के बाद। आप बोलोगे अच्छा, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी ना एक्स डायरेक्शन में वो 10 मीटर पर सेकंड थी, तो 5 सेकंड के बाद टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 50 मीटर। तो लिखिएगा इसमें at any time t, x coordinate or displacement along x direction is x is equals to ux into t। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। इसी को हम लोग बताए क्या कहते हैं, रेंज भी कहते हैं। रेंज ux इंटू टी। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कितनी दूर जाके गिरेगा। है ना, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहां से हमारे पास में, ux अभी हमने निकाला था u cos थीटा इंटू टी। तो अगर आपसे कभी भी पूछे अभी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हो सकता है बॉडी अभी गिरी ना हो। देखो बॉडी ऐसे जा रही है जा रही है जा रही है, अगर मान लो यहीं पे सडनली गिरे तो कहाँ कितना डिस्टेंस कवर करके गिरेगी। आपको टाइम अगर पता होगा तो आप निकाल सकते हैं कि उसने हॉरिजॉन्टली कितनी डिस्टेंस कवर करनी है। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा वर्टिकल मोशन। देखो फॉर्मूले आते जा रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये आ चुका है कि हॉरिजॉन्टली वो कितना मूव करेगी। टाइम पता होगा आपको, इनिशियल वेलोसिटी पता होगी तो आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट वर्टिकल मोशन, इट इज द मोशन अंडर इफेक्ट ऑफ, it is the motion under the effect of gravity, comma, so that as particle moves upwards, its vertical speed decreases। अब इसमें ऐसे करके लिखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू यू बाय, इनिशियल आ गया मतलब यू लिखना है, वर्टिकल डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं मतलब वाई लिखना है, यू बाय। इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, बिल्कुल सही, माइनस जी। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी बॉडी कहीं पे भी जाए, ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हमेशा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा। उसके बाद वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी। कहां से आया है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से। अच्छा अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने x कहा था, वर्टिकल डायरेक्शन में हम क्या कहेंगे, इसको y कहेंगे। देखो x जो है ना वो यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। r जो है ना वो क्या है, x की मैक्सिमम वैल्यू है। तो x और r में कंफ्यूज मत होना, उसने हॉरिजॉन्टली कितना मूव किया वो कहलाता है x, और x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या कहलाती है, रेंज, r कहलाती है। समझ में आया? तो वैसे ही यहाँ पे वो वर्टिकली देखो मूव कर रहा है, अगर वो वर्टिकली मूव कर रहा है धीरे 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 उसकी हाइट बढ़ रही है। अब मैं किसी भी पोजीशन पे उसकी हाइट पूछ सकता हूँ, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे,
वही आपको याद आ रहा है, s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहाँ पे s को तो मैंने क्या बोल दिया, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y, s इज इक्वल्स टू u इंटू टी, u क्या था, u y लेंगे हम लोग क्योंकि y डायरेक्शन का वो देंगे, इंटू टी, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो देखो अगर आपसे पूछा जाए किसी भी टाइम पे बॉडी कितनी ऊपर पहुंच चुकी है, तो आप यहां से उसका डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। ठीक है, ये आगे चल के बहुत काम आने वाला है। मैं आपसे कहूंगा कि वो टाइम बताओ जिसमें इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाए, यानी कि ऊपर जाके वो नीचे आ जाए, तो आप उसकी वैल्यू जीरो रख के ना मुझे टाइम बताने वाले हो। बॉडी हमने फेंकी और जब वो जमीन पे गिरी, गिरने पे क्या होगा, उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो उसको जीरो रख के आप इसी फॉर्मूले से मुझे बताने वाले हैं। ठीक है, अच्छा अब हमको थ्री फॉर्मूले पढ़ने हैं। कितने फॉर्मूले पढ़ने हैं, थ्री। थ्री की स्पेलिंग क्या होती है, हाँ इसके आगे मुझे नहीं आता। थ्री फॉर्मूले पढ़ने हैं तो देखो THR, इसी सीक्वेंस में हमको ना फॉर्मूले याद रखने हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो कुछ देर के लिए हवा में रहता है, उसके बाद जाके नीचे गिरता है। तो जितनी देर वो हवा में है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे h है, वो एक मैक्सिमम हाइट को अचीव करता है, तो यहाँ पे जो h है ना वो कहलाता है मैक्सिमम हाइट, और ये जो r है ये क्या कहलाता है, रेंज, यानी कि वो कितनी दूर जाके गिरा, कितनी दूर जाके गिरा। तो ये तीनों का हमको यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ना है। पहला वाला फॉर्मूला बहुत इजी, 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, दूसरा वाला, ये जो टू है ना वो नीचे जाने वाला है, जब वो नीचे जाएगा तो क्या ये दोनों बुरा नहीं मानेंगे, ये दोनों बुरा मानेंगे, तो इनके पास भी एक एक यू, एक एक टू छोड़ के चला जाएगा। तो देखो दोनों के पास ऊपर में छोटा छोटा वाला टू छोड़ के चला गया, छोटा छोटा वाला टू है, देखो ऊपर में छोटा वाला टू लिखते हैं ना लोग स्क्वायर, छोटा छोटा छोड़ के चला गया। अब उसके बाद ये ऊपर से नीचे आया, अब ये नीचे से भी गायब होने वाला है, पहले ऊपर रहता था फिर नीचे आया, अब नीचे से भी गायब होने वाला है। तो एक छोटा वाला जो है ना वो बड़ा हो जाएगा, उसका चार्ज ले लेगा। ठीक है, तो ये हम लोग लिख लेते हैं फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। तो ये तीन फॉर्मूले हम लोग के आने वाले हैं। साइन टू थीटा क्या होता है, इसको एक्सपांड करेंगे तो साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। जैसे कि अगर आपको लिखा हो ना साइन 60 डिग्री, तो आप पता है इसको क्या लिख सकते हो, 2 sin 30 इंटू कॉस 30। तो 2 sin थीटा का मतलब होता है, सॉरी साइन टू थीटा का मतलब 2 sin थीटा कॉस थीटा। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे पास अभी आगे आने वाले हैं और इनके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछता है। देख लो फॉर्मूले में कोई दम है नहीं और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। तो चलो हम लोग अब इन तीनों फॉर्मूलों को ना एक एक बार डिराइव कर लेते हैं, और डिराइव करने के बाद उसका डेरिवेशन आप लोगों को याद रखना है, लेकिन आपको फॉर्मूला भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप फॉर्मूले को डिराइव कर सकें। तो फॉर्मूले अपने अंदाज में जैसे आपको याद होते हैं वैसे आप लोग याद कर लेना। तो चलिए हेडिंग डालिएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल टी। तो देखो टाइम को हम लोग हमेशा ना स्मॉल टी से डिनोट करते थे। अगर बॉडी यहां से लेके वापस यहां पहुंच गई तो वो जो टाइम लेगी ना उसी को हम क्या कहेंगे, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल टी मतलब बीच का कोई सा टाइम है, लेकिन कैपिटल टी बोल दिया मतलब बॉडी को फेंकने से लेके उसको नीचे गिरने के बीच का जो टाइम है ना वो है कैपिटल टी। जितनी देर वो हवा में रही उसी को हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट।
तो इसको हम लोग अभी यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो चलो इसको निकालना देखते हैं कि कैसे निकालते हैं इसको, इसका फॉर्मूला देखते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ये हमारी बॉडी जो है इस तरीके से मूव करी। इसका ये वाला पॉइंट है पॉइंट नंबर ए, ये वाला पॉइंट है पॉइंट नंबर बी, और ये वाला पॉइंट है पॉइंट नंबर सी। अब यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर बी की एक खास बात है, वहां पे क्या हो जाता है, क्या वहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है? नहीं। क्या जीरो होती है? वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, यहाँ पे टी निकालना है। तो सोचो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाएं। आप लोग 15 सेकंड तक के सोचो। वो तो 2as हो जाएगा। चलो, बॉडी जो है वो यहां से लेके यहां तक के पहुंच रही है, तो उसने जो टाइम लिया होगा उसे हम कैपिटल टी कहेंगे क्या? नहीं, बॉडी अभी हवा में ही है। जब बॉडी वापस से पूरा नीचे आ जाती है ना, उसे हम कैपिटल टी कहते हैं। अभी देखो बॉडी यहां से लेके यहां तक के पहुंच गई। एक बात बताओ, वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? यू बाय या यू साइन थीटा, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखा था। अगर मैं आपसे बोलूं वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, तो आप फॉर्मूला बताएंगे यू वाई माइनस जी टी। भाई v इज इक्वल टू यू प्लस हाफ, सॉरी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। तो वो फॉर्मूला आप लोगों ने लगा दिया। लेकिन मैंने बोला कि आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ ए से बी के बीच में, तो आपको पता है पॉइंट बी पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? जीरो। तो यहां पे आप लिख दोगे एट पॉइंट बी, मैं यहां लिखता हूं एट पॉइंट बी वी वाई बिकम्स जीरो, देयरफॉर जीरो इज इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी। अब यहां से देखो इसको मैं लिख लेता हूं क्या, u साइन थीटा। तो जीरो इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब इसको इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा, ये जी टी इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा। यहां से t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u साइन थीटा अपॉन में g। अब देखो स्मॉल t क्या है, वो आधा रास्ता कवर करने का टाइम। तो पूरा रास्ता कवर करने का टाइम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2। भाई यहां से यहां तक के पहुंच गए। आप याद करो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में मैंने बताया था जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। तो यहां से यहां तक के अगर स्मॉल टी लगा है तो यहां से यहां तक के भी कितना लगेगा, स्मॉल टी। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, इस कैपिटल टी। हैंस फॉर फुल फ्लाइट, अभी ये हाफ फ्लाइट हुई थी, t is equals to 2 into t is equals to 2u sin theta by g। तो यहां से आप लोग लिख लेना कैपिटल T is equals to 2u sin theta upon g। तो पहला वाला फॉर्मूला हमारा आ गया, क्या वही है? हाँ, 2u sin theta by g वही है। क्या इसको हम लोग एक और दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं? चलो पहले तो इसको नोट करो, कैपिटल T आ गया। एक बात बताओ, जब बॉडी C पे पहुंचती है तो एक और चीज है जो जीरो हो जाती है। हाँ, मतलब उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो। ग्राउंड से चली थी वापस ग्राउंड पे आ गई। जैसे कि ये पेन है, आप लोग इसकी तरफ देख रहे थे, आपको ये यहां दिख रहा था, आप लोगों ने थोड़ी देर के लिए उधर देखा, मैंने इसको बहुत ऊपर फेंका, वापस से नीचे आ गया। आपने जब इधर देखा तो आपने देखा पेन तो वहीं का वहीं है, आपके लिए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो, क्योंकि ये वापस से यहीं पे आ गया। लेकिन अगर मैं पूछूं क्या इसने कोई डिस्टेंस कवर किया है, हाँ, ये ऊपर गया था और वापस नीचे आया, तो डिस्टेंस तो कवर किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो यहां पे देखो ग्राउंड से चला था और ग्राउंड पे ही आ गया, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसका।
हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, हॉरिजॉन्टली तो कवर किया भाई उसने डिस्टेंस, लेकिन ग्राउंड से चला था ग्राउंड पे ही आ गया। जैसे एक एरोप्लेन, वो ग्राउंड से ही चलता है और ग्राउंड पे ही आ जाता है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखो इसको हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने? हेंस फॉर फुल फ्लाइट। चलो बाकी लोग वो कोशिश करो। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल्स टू जीरो। चलो हो गया। चलो अब देखो बॉडी यहां से चली और वापस यहां पे आ गई, यानी कि उसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वो कितना है? जीरो। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है? एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी कि वाई इज इक्वल्स टू वर्टिकल वाली वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम में क्या लिखूंगा यहाँ पे? कैपिटल टी। क्यों? क्योंकि वो वापस से नीचे आ चुका है, तभी तो मैंने वर्टिकल वेलोसिटी जीरो लूंगा इसका। देखो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो पहले ही मैंने कैपिटल टी लिख लिया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो भाई एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर ये लगाया, और मुझे पता है जब बॉडी ऊपर से नीचे आ, मतलब नीचे से ऊपर गई वापस नीचे आ गई, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो है। अगर ये जीरो है तो मैं लिख देता हूं जीरो इज इक्वल्स टू यू बाय टी का स्क्वायर माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। उसके बाद सब बच्चों को पता है यू बाय क्या होता है? सॉरी सॉरी, सबको पता है ये क्या होता है? यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। अब देखो यहां से मैं कैपिटल टी को बाहर निकाल लेता हूं कॉमन, तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी। देखो यहां से टी की कितनी वैल्यू मिलने वाली है? दो वैल्यूज मिलने वाली। पहली वैल्यू क्या रहेगी? टी को एज इट इज रखो, इस ब्रैकेट को नीचे ले जाओ, यानी टी इक्वल टू जीरो। और तुम देख सकते हो जब टाइम टी इक्वल टू जीरो था, यानी कि अभी हमने फेंके ही नहीं थे, तब तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो था। तो देखो इसने दोनों वैल्यू दिया है, यहाँ की भी वैल्यू, यहाँ भी तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो टाइम टी पे जीरो पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। दूसरी चीज हम क्या लिख सकते हैं? इस टी को नीचे भेज दिए, ये ब्रैकेट इक्वल टू जीरो, और इस ब्रैकेट को आप जीरो से इक्वेट करोगे तो देखो ये तो नीचे चला गया, जीरो बन गया। ये वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस हाफ जी टी, ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस कट। उसके बाद ये टू ऊपर की तरफ आ जाएगा और जी नीचे की तरफ, तो यहां से आपको मिलेगा टी इज इक्वल्स टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो यही वाला हमको चाहिए। तो ये दूसरे तरीके से आया है, आपको जो पसंद आया आप उससे डेरिवेशन कर सकते हैं। कोई टफ है क्या? बहुत इजी, वही वही फॉर्मूले हमने बार बार पढ़े। रिजल्ट याद रखना है, टी इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन जी। अच्छा अगला फॉर्मूला हम किसका पढ़ेंगे? एच का। एच क्या था? मैक्सिमम हाइट अचीव्ड, है ना? लिखिएगा मैक्सिमम हाइट अचीव्ड, ब्रैकेट में कैपिटल एच। अच्छा हाइट हमको निकालना है, हाइट मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट ही तो है, तो डिस्प्लेसमेंट वाला कोई फॉर्मूला हमको लिखना पड़ेगा, है ना? तो देखो डिस्प्लेसमेंट दो फॉर्मूले में आता है, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा एक फॉर्मूला क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। देखो ध्यान से देखो, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। और हाइट आपको निकालना है, मतलब आपको वर्टिकल वाले ही सब कुछ कंसिडर करना है।
तो देखो वर्टिकल वाला ही अगर कंसिडर करना है तो मैं क्या लिखूंगा, वी बाय यू वाई, असलरेशन भी वाई डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी वाई डायरेक्शन। अरे डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन तो निकालना है हमको, लेकिन मैक्सिमम वाला निकालना है। मैक्सिमम वाले पे क्या खास बात होती है, हाइट तो सबसे ज्यादा रहती है, लेकिन क्या कुछ जीरो होता है या मैक्सिमम होता है, कुछ होता है क्या? वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो देखो कितना खूबसूरत है, हमको ये फॉर्मूला क्या मिल गया, जीरो मिल गया। वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वैल्यू कितनी होती है सबको पता है, -g। यू वाई कितना होता है, यू साइन थीटा। पुट कर दो आपको ये मिल जाएगा। देखो ये फॉर्मूला है वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी का, लेकिन अगर वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, तो हाइट हमको जो मिलती है वो क्या मिलती है, मैक्सिमम हाइट मिलती है। तो उसको मैं किस नाम से रिप्रेजेंट करूंगा, एच से। भाई हाइट तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन मैक्सिमम हाइट कहां मिलती है, जब वेलोसिटी की वैल्यू जीरो होती है। तो उस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को ही मैंने एच नाम दिया है। तो यहां पे देखो निकालते हैं हम लोग, जीरो इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 2gh इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा का स्क्वायर, h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। पिछले वाले फॉर्मूले में 2 ऊपर था, 2 नीचे आया तो दोनों गुस्सा हो गए, दोनों को एक एक छोटा छोटा 2 देके आ गया। अब नीचे से भी 2 गायब होगा, तो किसी एक 2 को बड़े होने का रोल प्ले करना पड़ेगा, तो साइन वाला जो है ना वो बड़ा हो जाता है, नीचे आ जाएगा 2 थीटा। तो क्या ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा, वेरी गुड। अब लिखिए तीसरी चीज, हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब कितना दूर तक के कोई ऑब्जेक्ट जाएगा इस, हाँ, तो वो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता चुका हूं, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप में से कोई बताए। हॉरिजॉन्टल रेंज, देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना, तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, चलो फॉर्मूला S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला सबको पता है? अगर ये फॉर्मूला पता है, देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इज जीरो फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि ना तो कोई एयर रेजिस्टेंस है ना कुछ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ब्रैकेट में लिख लेना, एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड। नहीं तो कुछ बच्चे आ जाते हैं बाद में कि सर हवा से तो वहां पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड, हमने नेग्लेक्ट कर दिया एयर का भी रेजिस्टेंस। तो यहां से क्या हो जाएगा, S इज इक्वल्स टू यू टी, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू, अब देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद तो वो गिर जाएगा, और वो जब गिरता है मतलब उसका फ्लाइट खत्म, तो हम उस टाइम को क्या कहते हैं, कैपिटल टी। भाई वो नीचे आ गया ना, तो उस समय टाइम क्या रहा होगा, कैपिटल टी। एट टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी, यानी कि फ्लाइट टाइम को अगर आपने ले लिया, तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है ना एक्स डायरेक्शन में, उसी को हम रेंज कहते हैं। जैसे ही नीचे गिरा बस वहां तक का नाप लो। जेवलिन थ्रो में जब ये जेवलिन फेंकते हैं, तो जैसे जहां पे वो जाके नीचे गिरता है, जहां से फेंके जहां पे गिरा उसके बीच के डिस्टेंस को मेजर करते हैं, और वो जब गिरा तो उसने कितना टाइम लिया, कैपिटल टी। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा कम टाइम लोगे तो ऐसा भी आएगा कि जब वो हवा में, हॉरिजॉन्टली तो भले वो आगे निकल चुका है,
लेकिन अभी उसने पूरा रेंज नहीं कवर किया, क्योंकि देखो ये यहां से हमने फेंका तो देखो एट टाइम मतलब बीच में कभी ये यहां से थोड़ी दूर तो आगे चला गया था, लेकिन अभी और दूर जाना बाकी है। ये मैक्सिमम जितना दूर जा सकता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेंज। और मैक्सिमम डिस्टेंस ये कब कवर करता है, जब ये फ्लाइट में होता है। जब तक हवा में रहेगा तब तक की डिस्टेंस कवर करेगा। तो एट टाइम t इक्वल टू टी डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज रेंज। मैक्सिमम टाइम तो मैक्सिमम डिस्टेंस। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, r इज इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू टी। और थोड़ी देर पहले बच्चों ने इसका फॉर्मूला भी निकाला था। t का फॉर्मूला क्या निकाला था, 2u sin थीटा अपॉन जी। और जैसे कि मैंने बताया था कि 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है, sin 2 थीटा। तो यहां से ना हम लोग लिख सकते हैं r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। इसी को आगे क्या लिख लेना, r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। आप लोग नेक्स्ट लाइन में लिखना इसको यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में जी। आप लोग नेक्स्ट लाइन में लिखना r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। तो देखो 2 नीचे से भी गायब हो गया है। क्या समझ में आया इतना, लिख लिए। तो चलो बिना देखे t का फॉर्मूला sin थीटा अपॉन जी। कुछ कुछ बुक में इसको देखोगे तो पता है क्या लिखा होता है, 2 ux अपॉन जी। तो डरना है क्या, x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होती है, सॉरी y, 2uy अपॉन जी। क्योंकि y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होती है, u sin थीटा। वैसे ही h का फॉर्मूला h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसी को हम लोग लिख सकते हैं u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2g। तो किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा होता है। हमें क्या मतलब लिखा होगा, अगर ऐसा लिखा भी होगा तो यू वाई की जगह पे तो आप यू साइन थीटा ही रखने वाले हो। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला आर का, आर इज इक्वल्स टू हमने क्या निकाला था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये किसके जैसे दिख रहा है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी इज इक्वल्स टू 2 यू साइन थीटा यू कॉस थीटा अपॉन जी इज इक्वल्स टू 2। ये किसके जैसे है, यू वाई, ये क्या है यू एक्स अपॉन जी। तो बुक में ऐसा भी लिखा रहता है, तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, लिखा उसने वही चीज है जो हम लोगों ने अभी डिराइव की, पर हमको ऐसे याद नहीं रखना है, हमको ये वाले फॉर्मूले याद रखना है। पर ये वाला फॉर्मूला याद रखना, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। हाँ अच्छा टाइम हो गया, चलिए तो फिर आप लोग फॉर्मूले रिवाइज करके आना, क्योंकि अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल बनाने में बहुत समस्या हो जाएगी, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं कुछ भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या क्लास के बीच में भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोग लीव कर सकते हैं, क्लास इज ओवर।